आज हम भारत के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं, मणिपुर। एक ऐसा राज्य जो मई 2023 से लगातार सुलग रहा है और जहां शांति एक बहुत दूर का सपना बनकर रह गई है। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये मणिपुर की कड़वी सच्चाई है। ये एक ऐसी आग है जो कभी कभी थोड़ी धीमी हो जाती है तो कभी अचानक से भड़क उठती है। लेकिन सच तो ये है कि जब से यह हिंसा शुरू हुई है, ये आग कभी पूरी तरह से बुझी ही नहीं। तो चलिए, हाल ही में हुई कुछ घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। इससे ये अंदाज़ा लगेगा कि ये संकट आज भी कितना ज़्यादा गंभीर और ताज़ा है। इस हिंसा का सबसे बड़ा शिकार कौन बन रहा है? आम लोग। 7 अप्रैल को एक रॉकेट या शायद वेपनाइज्ड ड्रोन से हमला होता है और एक झोपड़ी में सो रहा एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। और देखिए, ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। जब लोग इस भयानक हमले के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकले तो उनकी सुरक्षा बलों से झड़प हो गई और उस झड़प में सीआरपीएफ की गोलीबारी में 3 और लोगों की जान चली गई। ये हिंसा का एक ऐसा चक्र है जो बस घूमता ही जा रहा है। और फिर इसके कुछ ही दिन बाद 18 अप्रैल को उखरूल में एक और हमला होता है। ये घटना दिखाती है कि अब ये लड़ाई सिर्फ 2 समुदायों के बीच की नहीं रह गई है। इसमें अब कई और ग्रुप्स, कई और हथियारबंद गुट शामिल हो चुके हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। अच्छा, इस पूरी हिंसा को अगर सच में समझना है तो सबसे पहले हमें मणिपुर के भूगोल को समझना होगा, क्योंकि सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है स्टेडियम एनालॉजी। जरा सोचिए कि मणिपुर एक बड़ा सा स्टेडियम है, जिसके ठीक बीच में खेलने का मैदान है और चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब देखिए, वो जो बीच का मैदान है यानी इम्फाल घाटी, वो पूरे राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा है और चारों तरफ की वो जो सीढ़ियां हैं यानी पहाड़ी इलाका, वो राज्य का पूरा 90% हिस्सा घेरता है। अब इस जमीन के बंटवारे को वहाँ की आबादी से जोड़कर देखते हैं। जो 10% घाटी वाला इलाका है, वहाँ मुख्य रूप से मैती समुदाय के लोग रहते हैं और जो 90% पहाड़ी इलाका है, वहाँ कुकीज़ो और नागा जनजातियां रहती हैं। बस यही बंटवारा इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो भौगोलिक बंटवारा है, ये समय के साथ एक गहरी ऐतिहासिक और राजनीतिक खाई में कैसे तब्दील हो गया। देखिए, इसकी जड़ें ब्रिटिश काल से ही शुरू हो जाती हैं, जब पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन ने घाटी और पहाड़ों को अलग अलग कर दिया। फिर 1960 में एक भूमि सुधार कानून आया, जिसने मैती समुदाय के लोगों को पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने से रोक दिया। और इसी जमीन और पहचान के हक की लड़ाई मई 2023 में इस भयानक हिंसा की वजह बनी। तो हिंसा भड़कने का जो सबसे तात्कालिक कारण था, वो था मैती समुदाय के लिए एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग। मैती समुदाय का तर्क है कि 1949 से पहले उन्हें ये दर्जा मिला हुआ था और वो इसे फिर से बहाल करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी संस्कृति बचा सकें और पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकें। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी जनजातियों का विरोध इस बात पर है कि मैती समुदाय तो पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत है और अगर उन्हें एसटी का दर्जा मिल गया तो वो उनकी जमीनों और अधिकारों पर कब्जा कर लेंगे। अब सवाल ये है कि संकट इतना बड़ा है, फिर भी कोई स्थायी शांति हासिल करना लगभग नामुमकिन सा क्यों लग रहा है? इसे समझने के लिए ये देखना होगा कि वहां का पूरा सिस्टम कैसे चरमरा गया है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 60,000। ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें इस हिंसा की वजह से अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा बहुत ही विनाशकारी है। कानून और व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स, वो भी जातीय आधार पर बढ़ चुकी है। दोनों तरफ हथियारबंद ग्रुप्स एक्टिव हैं और समुदायों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि उसे पाटना मुश्किल लग रहा है। ये एक प्रदर्शनकारी की आवाज़ है और ये आवाज़ वहाँ के हर इंसान की थकावट और निराशा को दिखाती है। सोचिए, 3 साल लगातार डर और अनिश्चितता के माहौल में जीना कितना मुश्किल होता होगा। ये जो पूरी स्थिति है, ये हर किसी के मन में एक गहरे अलगाव की भावना पैदा करती है और भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो अंत में एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। जब भारत का एक पूरा का पूरा राज्य जल रहा है, जब वहां का शासन प्रशासन बंट चुका है और लोकतंत्र लगभग खत्म सा हो गया है, तो इसका समाधान खोजने में इतनी देर क्यों हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे देश को मिलकर खोजना होगा।